गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके हिंदी के मैम पूजा मैम आपके सामने पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, जो बच्चे एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए, उन लोगों ने अगर सिलेबस देखा होगा तो जो फर्स्ट जो चैप्टर है आपका वर्णमाला, उससे आपका 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो पुटअप होने वाले हैं। ठीक है, तो जो 15 मार्क्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ आपके वर्णमाला से। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे आपके स्वरों। तो जितने स्टूडेंट्स इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या फिर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी का जो फर्स्ट पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका 15 मार्क्स का कवर करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। फर्स्ट जो चैप्टर है आपका वो चैप्टर है आपका वर्णमाला का चैप्टर। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में हल्की सी बात करेंगे। वर्णमाला, वर्णमाला की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो वर्णमाला जो है आपका, इसको अगर मैं तोड़ूं तो ये आपके दो शब्दों के योग से बना है, और वो दो शब्द आपके कौन से होंगे? वर्ण योग माला। ठीक है, तो वर्णमाला जो शब्द है आपका वो दो शब्दों के योग से बना है। पहला जो इसमें शब्द है वर्ण, और दूसरा जो इसमें शब्द है माला। अब मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर दो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, वर्ण और माला। वर्णमाला को अगर मैं प्रॉपर लूं तो वर्णमाला जो है वो आपका एक यौगिक शब्द है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात होती है कि ये यौगिक शब्द क्या होते हैं और मूल शब्द क्या होते हैं। ठीक है, मूल शब्द का अर्थ है जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि पेन की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, या फिर मैं बात कर रही हूँ जल की अगर मैं बात करूं तो जल जो है ये आपका कैसा शब्द है? मूल शब्द। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इसे तोड़ नहीं सकते। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं विद्यालय की या रसोई घर की, वहीं अगर मैं बात करूं रसोई घर की, तो रसोई घर जो है वो आपका कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। ठीक है, मूल शब्द जिन शब्दों को आप और तोड़ नहीं सकते, जो अपने मूल रूप में ही रहते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं। और जो शब्द दो मूल शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर रसोई घर जो है ये आपके दो मूल शब्दों के योग से बना है, और वो दो मूल शब्द आपके कौन से थे? रसोई योग घर से बना है। इसलिए ये जो रसोई घर होगा ये आपका कैसा शब्द होगा? यौगिक शब्द होगा। तो मैं बात कर रही थी वर्णमाला की। वर्णमाला जो शब्द है वो आपका कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है, जो दो मूल शब्दों के योग से बना है। ठीक है, और वो दो मूल शब्द आपके कौन से हैं? वर्ण और माला। ठीक है, तो वर्णमाला जो है वो आपके दो मूल शब्दों के योग से बना है, वर्ण और माला से। ठीक है, तो वर्ण आपका एक मूल शब्द हो गया और माला आपका क्या हो जाएगा? दूसरा मूल शब्द। तो दोनों मूल शब्दों के योग से आपका क्या निकल के आया है? वर्णमाला। ठीक है, इसके शाब्दिक अर्थ की अगर मैं बात करूं, इसके शाब्दिक अर्थ की अगर मैं बात करूं तो वर्णमाला क्या होगी? आपकी वर्णों की माला। ठीक है, वर्णमाला आपका क्या कहलाएगा? वर्णों की माला। जैसे आप फूल माला देखते हैं तो फूल माला क्या होती है? फूलों की माला। वैसे ही वर्णमाला क्या है? वर्णों की माला। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं परिभाषा की, पहले तो सबसे पहले एग्जामिनर पूछ लेता है वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, तो वर्णमाला का जो शाब्दिक अर्थ निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? शाब्दिक अर्थ मींस उन शब्दों का अर्थ क्या है। यहाँ दो शब्दों के योग से बन रहा है वर्ण और माला, तो वर्ण क्या है? वर्णों की क्या है? ये माला है। तो शाब्दिक अर्थ यदि एग्जामिनर पूछता है वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा आपका? वर्णों की माला। अब बात कर लेते हैं इसके परिभाषा की। ठीक है, परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो वर्णों का क्रमबद्ध, ठीक है, या आप कह सकते हैं वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह आपका क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे ये क्यों बोला जा रहा है कि वर्णों का क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि वर्णमाला अगर मैं देखूं तो आप ऐसे नहीं कह सकते हो क, अ, म, स, र। ठीक है तो ये वर्णों का समूह भी है,
जब बहुत सारे वर्ण आपस में जुड़ गए तो वो समूह कहलाएंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वर्णों का समूह आपका क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा, नहीं, उस समूह को क्या होना अनिवार्य है, व्यवस्थित और क्रमबद्ध होना अनिवार्य है। तो यदि इस रूप में आपकी वर्णमाला लिखी हुई आती है तो ये वर्णमाला नहीं कहलाएगी। वर्णमाला क्या होगा आपका, वर्णों का व्यवस्थित या आप कह सकते हैं क्रमबद्ध समूह। ठीक है, तो आप सभी को पता है वर्णमाला आपकी कहाँ से शुरू होती है, आ से शुरू होती है एंड सो। ठीक है, तो वर्णों के समूह को सिर्फ आप ग्रुप ऑफ वर्ण को वर्णमाला नहीं कह सकते, उसको क्रमबद्ध व्यवस्थित होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चंस आपके पुटअप हो सकते हैं कि वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, वर्णों की माला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो पुटअप हो सकता है वो ये हो सकता है कि वर्णमाला क्या है, वर्णों का समूह या वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह। तो वर्णों का समूह, सिर्फ वर्णों का समूह वर्णमाला नहीं होगा, उसको व्यवस्थित और क्रमबद्ध होना अनिवार्य है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वर्णों की। ठीक है, यहाँ पर मैं बार बार बोल रही हूँ कि वर्णों का समूह, वर्णों का समूह, तो एक्चुअल में ये वर्ण है क्या। ठीक है, ये वर्ण है क्या, वर्ण क्या है आपके, ये क्या है आपके हिंदी भाषा के क्या है, सिंबल्स है। ठीक है, जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, इंग्लिश भाषा को जब आप पढ़ते हैं तो आप अपने 26 अल्फाबेट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो भी आपके क्या है, सिंबल्स है, यूनिवर्सल सिंबल्स है। ए जो है वो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। बी की अगर बात करूं तो ऐसे लिखा जाएगा। अल्फा की अगर बात करूं, बीटा की अगर बात करूं, पाई की अगर बात करूं तो ऐसे लिखा जाएगा। वैसे ही आपके क्या है, वर्ण है। ठीक है, तो हिंदी में आपका जो समूह है वर्णमाला का, वो किसका है, 52 वर्णों का समूह है। तो इन्हीं 52 वर्णों को आपने पढ़ना है। ठीक है, इन्हीं 52 वर्णों को क्या है, आपने पढ़ना है। तो मैंने बता दिया वर्ण आपके क्या होते हैं, सिंबल्स है। ठीक है, डिटेल में क्लास में पढ़ेंगे, अभी हल्का सा ओवरव्यू दे रही हूँ कि वर्ण क्या है आपके हिंदी भाषा के क्या है, सिंबल्स। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं वर्णों की। अब जो वर्णों का विभाजन है वो दो तरीकों से, जो आपके वर्ण है उसका विभाजन जो है वो दो तरीकों से हुआ है। ठीक है, कुछ वर्ण तो स्वतंत्र है, ठीक है, और कुछ वर्ण जो है वो आपके क्या है, स्वतंत्र नहीं है। कुछ वर्ण तो आपके क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और कुछ वर्ण स्वतंत्र नहीं होते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, परतंत्र भी कहते हैं। अब स्वतंत्र कौन होंगे, जिनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं, जिन्हें किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। ऐसे वर्ण जिन्हें किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, वे वर्ण आपके क्या कहलाते हैं, स्वतंत्र वर्ण कहलाते हैं। और ऐसे वर्ण कौन से होते हैं, आपके स्वर। ठीक है, अब वे वर्ण जिनको उच्चारित होने में किसी अन्य स्वर की क्या आवश्यकता पड़ जाती है, या किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ जाती है, कह सकते हैं जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, परतंत्र कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं बात करूं अ की, अ का जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो आपको जो ध्वनि सुनाई दे रही है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी सुनाई दे रही है, अ। ठीक है, लेकिन यदि आप म का उच्चारण कर रहे हैं, म को जब आप उच्चारित कर रहे हैं तो इसकी जो एंडिंग हो रही है, इस ध्वनि का जब आप उच्चारण करेंगे, म ध्वनि का, इसका जो एंड हो रहा है वो किससे हो रहा है, आपके अ स्वर से हो रहा है, अ ध्वनि से हो रहा है। तो ये क्या है, स्वतंत्र नहीं है, क्या है, परतंत्र है। मींस इसको उच्चारित होने के लिए किसकी सहायता की जरूरत पड़ रही है, अ की सहायता की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए यह वर्ण कैसा है, आपका परतंत्र है। ठीक है, तो जितने भी आपके पास स्वर हैं, 52 वर्णों में जितने भी आपके पास स्वर हैं वो तो क्या होते हैं, आपके स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और जितने भी आपके व्यंजन हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में, तो जितने भी आपके व्यंजन हैं वो आपके क्या है, परतंत्र है। क्यों है परतंत्र, मैंने आपको बताया, क्योंकि इनके उच्चारण में आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ई का जब आप उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है, ई का जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो ध्वनि किसकी आ रही है, ई की ध्वनि आ रही है, इसके उच्चारण में आपको किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं मी का उच्चारण करूं, वहीं अगर मैं मी का उच्चारण करूं तो ये जो म मी बना है आपका, ये किससे बना है, म और लघु ई से। ठीक है, तो इसके उच्चारण में जब आप मी का उच्चारण कर रहे हैं, शुरुआत तो आपकी म ध्वनि से हो रही है, लेकिन अंत किससे हो रहा है, आपका ई ध्वनि से हो रहा है।
ठीक है। तो इसके उच्चारण में आपको किसकी सहायता लेनी पड़ी, ई की सहायता लेनी पड़ी, और ई आपका क्या है, स्वर है। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य, या आप कह सकते हैं स्वर की सहायता आपको लेनी पड़ेगी, वो आपके क्या कहलाएंगे, परतंत्र वर्ण कहलाएंगे। और परतंत्र वर्ण आपके कौन से होते हैं, स्वर, सॉरी व्यंजन, ठीक है। तो जितने भी स्वर हैं वो तो क्या है, आपके स्वतंत्र हैं, और जिनके उच्चारण में किसी अन्य की सहायता आपको लेनी पड़ेगी वो आपके क्या कहलाएंगे, परतंत्र कहलाएंगे, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आपके स्वर, ठीक है। तो स्वरों को यदि मैं बोलूं तो आपके क्या कहलाएंगे, वे वर्ण जिनके जो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, मीन्स इन्हें किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है। वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, या आप कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है वो आपके क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो स्वरों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, और आपके क्या हो जाएंगे, आह। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 52 वर्णों में 13 तो आपके क्या हैं, स्वर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपके जो 13 स्वर हैं उनको लिख दिया है। तो पूरे चैप्टर में आपको 2 ही कैटेगरी पढ़नी है, स्वर और व्यंजन की, ठीक है। 15 मार्क्स का ये चैप्टर रहेगा, इतना इजी नहीं रहेगा कि सिर्फ आपने ये 13 वर्ण पढ़ने हैं और बाकी सारे व्यंजन पढ़ने हैं, ठीक है। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो हम देखेंगे, क्लियर है। तो आपके पास जो स्वर है वो कितने हो जाएंगे, आपके पास 13। अब बात करेंगे मूल स्वरों की संख्या, ठीक है। कुछ लोग 11 बताते हैं, कुछ लोग 13 बताते हैं, तो ये सब डिस्कस होगा आपके टॉपिक के एंड में, जब पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मैम 11 मार्क करना है कि 10 मार्क करना है कि 13 मार्क करना है। बहुत स्टूडेंट्स है जो कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें संख्या कितनी मार्क करनी है, ठीक है। तो सब कुछ क्लियर होगा चैप्टर के एंड में। चलिए, स्वरों की मैं बात कर रही थी, तो स्वर यहाँ पर डिस्कस हो चुका है। स्वर आपके क्या होंगे, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, स्वर होते हैं, ठीक है। स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। स्वरों को कैसे कैसे विभाजित किया गया है। सबसे पहला है आपका उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, ठीक है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर सबसे पहले हम लोग इस चीज को डिस्कस कर लेंगे। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को जो है वो 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आता है आपका एक मात्रिक स्वर, दूसरा आता है आपका द्विमात्रिक स्वर, ठीक है, और तीसरा आता है आपका त्रिमात्रिक स्वर। एक मात्रिक नाम से ही क्लियर है, ठीक है। वे स्वर जिनकी मात्रा क्या होगी, एक होगी, वो आपके क्या कहलाएंगे, एक मात्रिक स्वर कहलाएंगे, ठीक है। इनकी संख्या की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके, अ, ई और आपका, ठीक है। एक मात्रिक स्वरों की अगर मैं बात करूं तो आपके कौन कौन से हो जाएंगे, अ, ई और उ। इन्हीं को दूसरे नाम से भी जाना जाता है ह्रस्व स्वर, ठीक है। इन्हीं का दूसरा नाम है ह्रस्व स्वर, आप कह सकते हैं। इन्हीं को एक और नाम से जाना जाता है ह्रस्व स्वर, ठीक है, नोट कर लीजिए।
ठीक है, एक मात्रिक स्वर आपका क्या होगा, जिनकी जो मात्रा है वो क्या गिनी जाएगी, एक गिनी जाएगी। ठीक है, संख्या की अगर मैं बात करूं तो एक मात्रिक स्वरों की जो संख्या है वो आपकी क्या होती है, 4। ठीक है, कौन कौन से, अ ई उ और आपका रे। ठीक है, द्विमात्रिक स्वर जिनकी जो मात्रा है वो कितनी गिनी जाएगी आपकी, 2 गिनी जाएगी। इनकी संख्या की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होंगी आपकी 7। रेस्ट जो भी बच गए आपके वो क्या हो जाएंगे आपके द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, कौन कौन से, दीर्घ, दीर्घी, दीर्घु, ए, आई, ओ और आपका औ। ठीक है, एक मात्रिक स्वर क्या होते हैं, जिनके मात्रा जो होती है वो क्या गिनी जाती है, एक गिनी जाती है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, एक मात्रिक स्वर बोला जाता है। ठीक है, रेस्ट आपके जितने भी बचते हैं 7, अंग और अह को छोड़कर अभी मैं इन 11 स्वरों की बात कर रही हूँ। ठीक है, अंग और अह के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं कि व्यंजन होते हैं, उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, अभी मैं बात कर लेती हूँ आपके स्टार्टिंग के जो ये 11 है इनकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अभी जो बात हो रही है आपकी किनकी हो रही है, इनकी। ठीक है, वर्गीकरण में भी आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक मात्रिक स्वर कितने संख्या आपके पास, 4, अ ई उ और रे। ठीक है, द्विमात्रिक स्वरों की संख्या की बात करूं अगर मैं तो आपके पास कितने हैं, 7, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके त्रिमात्रिक स्वर की। ठीक है, त्रिमात्रिक, अब देखो ऑब्वियस है, एक मात्रिक स्वर आपके पास ये 4 है, द्विमात्रिक स्वर आपके पास क्या हो गए, 7 हो गए। ठीक है, तो 11 के 11 तो यहीं पे समाप्त हो गए। त्रिमात्रिक, द्विमात्रिक की अगर मैं बात करूं तो द्विमात्रिक आपके क्या हो जाएंगे, जिनमें एक मात्रिक स्वरों से अधिक समय आपका लगता है उच्चारण। ठीक है, हेडिंग क्या है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। ठीक है, अ का जब आप उच्चारण कर रहे हैं एज कंपेयर टू दीर्घ आ, दीर्घ आ। ठीक है, इन्हें दीर्घ स्वर भी बोला जाता है, वो मैं अलग से लिखवाऊंगी कि दीर्घ स्वर आपके कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका छोटा आ, छोटा अगर मैं बोल लेती हूँ, अभी आपको पता नहीं होगा लघु क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, तो अभी हम उच्चारित कर लेते हैं इसे छोटे और बड़े से। ठीक है, अगर आप इस आ का उच्चारण कर रहे हैं, इस आ के उच्चारण में और इस आ के उच्चारण में, इस आ के उच्चारण में आपका क्या लग रहा है, कम समय लग रहा है एज कंपेयर टू आपके दीर्घ आ के उच्चारण। ठीक है, इसके उच्चारण में कम समय लग रहा है एज कंपेयर टू दीर्घ ई। ठीक है, तो ये 4 आपके ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में जो लगने वाला समय है वो क्या होता है, बहुत माइन्यूट होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर बोलते हैं। ठीक है, द्विमात्रिक स्वर इनके उच्चारण में इनकी मात्रा भी 2 होती है। ठीक है, अगर मात्रा गिनने को आता है शब्द में तो इनकी जो मात्रा होती है वो कितनी कैलकुलेट की जाती है, 2 कैलकुलेट की जाती है, और इनके उच्चारण में जो लगने वाला समय है वो क्या है आपके एक मात्रिक स्वरों से क्या है, ज्यादा। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या बोला गया, द्विमात्रिक स्वर बोला गया। ठीक है, थर्ड कैटेगरी आ जाती है आपके त्रिमात्रिक स्वर की। त्रिमात्रिक स्वर की अगर मैं बात करूं तो त्रिमात्रिक स्वर आपके कोई ये अलग से स्वर नहीं होते हैं। ठीक है, जब आप द्विमात्रिक स्वर को ही लंबा उच्चारित करते हो तो वो आपके क्या बन जाते हैं, त्रिमात्रिक स्वर बन जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने ओम का उच्चारण देखा होगा। ठीक है, ओम को जब आप उच्चारित करते हैं तो आपने क्या देखा है, ओ जो है आपकी, ओ जो ध्वनि है उसको आप लंबा खींचते हैं। ठीक है, लंबा मतलब कितना, जितना आप एक ओ को प्रोनाउंस करने में जितना समय लगाते हैं, एक ओ के उच्चारण में आप जितना समय लगाते हैं उसका ट्रिपल टाइम्स। ठीक है, या यहाँ पर क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है, उसका ट्रिपल टाइम्स आप क्या ओ को उच्चारित करते हैं और फिर किसकी ध्वनि निकालते हैं, आप म की ध्वनि निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे म को ज्यादा देर तक नहीं खींचना है, खींचना किसको है, ओ को ज्यादा देर तक खींचना है। तो ये कोई आपके अलग से स्वर नहीं है, ये दीर्घ स्वर जो आपके ये द्विमात्रिक स्वर है, इन्हीं स्वरों का क्या होता है, लंबा उच्चारण होता है। मतलब ट्रिपल टाइम्स आप उस वर्ण को अगर उच्चारित कर रहे हैं तो वो कैसा बन जाएगा, आपका त्रिमात्रिक स्वर बन जाएगा। ठीक है, जैसे जब आप किसी को बुलाते हैं, ठीक है, जैसे आपने बुलाया, ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं राधा। ठीक है, तो यहाँ पर रा का जो उच्चारण है वो क्या आप लंबा खींच के ले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, आप क्या देख रहे हैं, ये ओ ध्वनि को आप लंबा खींच के ले गए,
यहाँ पर आपने क्या देखना, आ ध्वनि को, र में किसकी ध्वनि लगी है, दीर्घ आ की ध्वनि लगी है ना, आ की ध्वनि, बड़े आ की ध्वनि लगी है, तो इस बड़े आ की ध्वनि को आप क्या कर रहे हैं, लंबा खींच के ले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जितने भी आपके द्विमात्रिक स्वर हैं, इनको यदि आप लंबा खींच के ले जाते हैं तो वो आपके कैसे बन जाते हैं, त्रिमात्रिक स्वर बन जाते हैं। संस्कृत में, हिंदी में तो आप इसका यूज नहीं देखेंगे, लेकिन संस्कृत में, ठीक है, इसका यूज आपको कहाँ देखने को मिल सकता है, संस्कृत में देखने को मिल सकता है, ठीक है। जब आप कोई काव्य, ठीक है, आप कह सकते हैं कि किसी स्वर को यदि आपको लंबा खींचना हो, ठीक है, आप अगर म्यूजिक फील्ड से हैं तो वहां भी इसका बहुत ज्यादा प्रयोग देखने को मिलता है, ठीक है। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर आपके जो स्वरों का वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है, एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और त्रिमात्रिक स्वर, ठीक है। नाम से ही क्लियर है, उच्चारण में लगने वाला समय मींस इनके उच्चारित में, इनको बोलने में जो समय का जो टाइम का जो पीरियड है, टाइम पीरियड जो है वो किस हिसाब से कितना है, उस हिसाब से वर्णों को क्या कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है। तो ये था आपका वर्णों का विभाजन उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। दूसरा आप पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर आपकी 3 कैटेगरी में बांटा गया, ठीक है, मूल स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर और आपके संयुक्त स्वर, ठीक है। लिख लेंगे इसको, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और आपके संयुक्त स्वर, ठीक है। मूल अभी हमने डिस्कस किया, मूल क्या होगा, जो किसी के भी योग से नहीं बनता है वो आपका क्या कहलाता है, मूल स्वर कहलाता है, ठीक है। हिंदी में जो मूल स्वरों की संख्या है वो आपकी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कौन कौन सी, वही जो आपके क्या थे, एक मात्रिक स्वर थे, अ, ई, उ और आपका री, ठीक है। अ, ई, उ और री जो है ये आपके क्या हो जाएंगे, मूल स्वर हो जाएंगे, ठीक। मींस इनकी संख्या कितनी है, 4। मूल स्वर मतलब ये किसी के भी योग से नहीं बने हैं, तो जो किसी के भी योग से नहीं बनते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास दीर्घ स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब क्या हो जाता है, बड़ा, ठीक है। जो योग से बनेगा किसके, देखिए अ और अ को यदि मैं मिला दूं तो वो आपका क्या बन जाता है, दीर्घ, ठीक है। ई और ई को अगर मैं मिला दूं तो वो क्या बन जाती है आपकी, दीर्घ। उ और उ को यदि मैं मिला दूं तो वो आपका क्या बन जाता है, दीर्घ उ, ठीक है। इसको मैं हल्का सा नीचे लिख लेती हूँ संयुक्त स्वर को, संयुक्त स्वर, ठीक है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, जब आपके दोनों अ मिले, दोनों लघु अ, ठीक है, जब दोनों छोटे अ आपके मिल रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, आपके दीर्घ आ का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। जब आपकी दोनों छोटी ई मिल रही है तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, आपकी बड़ी ई का फॉर्मेशन हो रहा है। जब आपके दोनों छोटे ऊ मिल रहे हैं तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, आपके बड़े ऊ का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेल हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक ही जाति के स्वरों का मेल हो रहा है, इसलिए दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ को आप सजातीय स्वर भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए इन तीनों को आप क्या कहते हैं, सजातीय स्वर भी कहते हैं। सजातीय स्वर मतलब जब एक ही जाति के स्वर क्या हो रहे हैं, आपके कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। जब एक ही जाति का स्वर मिलके क्या दे रहे हैं आपको, एक नया वर्ण आपका बना रहे हैं, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, सजातीय स्वर कहलाएंगे,